Good morning, students. Welcome back to the accountancy classes. So, yesterday we have started our fourth chapter, that is the process and basis of accounting, and we have already covered our topic, the process of accounting. In the process of accounting, we have seen that first we find out the transaction, then we make voucher, from voucher we make journal, and after journal we make ledger, and after ledger we make trial balance, and from trial balance we make the financial statements. And in financial statement we have one is the profit and loss account, and second one is the balance sheet. And after balance sheet we also make the cash flow account that we do in further topics. So today we will see that we have done the whole process of accounting, and in that accounting our main aim was to calculate the profit or loss of every business enterprise at the accounting year end. That is why we make the whole accounting process. So what is our main objective? Is to calculate the profit or loss of a business enterprise at the accounting year end. So to calculate these profit or losses, we have some basis on the basis of which we record the transaction in our accounting. So we have three main bases on the basis of which we record every business transaction. So the first one is cash basis. Second one is accrual basis, and third one is hybrid basis. So the cash basis and accrual basis are one of the method, but the hybrid is a mixture of these two. So बेटा अगर हम कैश बेसिस कर रहे हैं तो उसका मतलब है हम उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे अपने बिजनेस में जिसमें हमें कैश या तो रिसीव हो गया है, और अगर हमने कैश पे करना है तो हमने कैश पे कर दिया है। एक्रूअल बेसिस में क्या होता है कि हम उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं अगर जिनमें कैश पे करना हो, तो अगर पे कर दिया है तो भी ओके है, अगर नहीं पे किया तो भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे, और अगर हमने इनकम रिसीव करनी है, इनकम मिल गई है तो भी ओके है, अगर नहीं मिली फिर भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे। और हाइब्रिड बेसिस में हम कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन को कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं और कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन को एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ पॉइंट्स करेंगे। वी हैव टोटल ऑफ 7 मेन पॉइंट्स, जिससे हमें इन दोनों का डिफरेंस भी पता चल जाएगा और वो टॉपिक भी हमारा साइड बाय साइड कवर हो जाएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले मेन डिफरेंस क्या है, हम कैश बेसिस में रिकॉर्ड करते हैं ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। कैश बेसिस में हम रिकॉर्ड करते हैं ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, लेकिन एक्रूअल बेसिस में हम रिकॉर्ड करते हैं बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। कैश पे हो चाहे क्रेडिट पे हो, उधार पे, हम सभी को रिकॉर्ड करते हैं। सेकेंड एंट्री, सेकेंड पॉइंट जो है हमारे पास, कैश बेसिस में हम इनकम, कोई भी इनकम हमें रिसीव करनी है, हम तब रिकॉर्ड करेंगे जब वो हमें रिसीव हो जाएगी इन कैश। लेकिन एक्रूअल बेसिस में हम इनकम को तब अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे जब कैश रिसीव हो या ना हो, बोथ आर एक्सेप्टेबल। ठीक है जी। देन थर्ड पॉइंट क्या है, एक्सपेंसेस का। थर्ड पॉइंट इज रिलेटेड टू the expenses. कैश बेसिस में हम एक्सपेंसेस को तब रिकॉर्ड करेंगे when paid in
कैश, हमने कैश में पे कर दिया, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर ली, एंट्री रिकॉर्ड कर ली कि हमने एक खर्चा पे किया। लेकिन एक्रूअल बेसिस में हम एक्सपेंसेस को बिजनेस रिकॉर्ड में तभी रिकॉर्ड कर लेते हैं जब आइदर कैश पे किया हो या ना किया हो। अगर कोई ट्रांजैक्शन हो गई है, वी रिकॉर्ड सच ट्रांजैक्शन इन अवर बुक्स। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कैश बेसिस में अगर हम हर चीज़ कैश पे आई है, कैश पे गई है, उसी को ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी नो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो इसमें ना तो कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे, ना ही कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे। मतलब कि ना ही कोई अभी पैसा देना बाकी होगा और ना ही कोई पैसा अभी आना बाकी होगा। लेकिन इसके अंदर सभी आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, सभी एंट्रीज इंक्लूडेड होंगी। तो सभी आइटम्स इंक्लूडेड, क्योंकि एडवांस में आ भी सकता है जिसे हम कहते हैं प्रीपेड, और हमें अभी देना बाकी भी हो सकता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, आउटस्टैंडिंग। लेकिन जो यहाँ पे हम कैश बेसिस पे जो बना रहे हैं वो हमारे कंपनीज एक्ट में, जो हमारा कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 है, वो इसे नहीं रिकॉग्नाइज करता। और कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग इट गिव प्रेफरेंस टू ओनली एक्रूअल बेसिस। ठीक है जी। देन जो हम कैश बेसिस पे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं वो कभी भी हमें ट्रू एंड फेयर पोजीशन नहीं बताती, क्योंकि इसमें कई एंट्रीज रह जाती हैं बिजनेस में रिकॉर्ड करने को। और एक्रूअल बेसिस पे जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है वो हमें करेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करता है एंड इट रिप्रेजेंट्स अस द ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये हमें ट्रू एंड फेयर पोजीशन दिखाता है। देन 7th पॉइंट इज, ये जो कैश बेसिस है ना, मोस्टली कौन लोग एक्सेप्ट करते हैं, कौन इस मेथड को यूज़ करते हैं, प्रोफेशनल्स जैसे कि डॉक्टर्स। वो इस मेथड को लेके खुश रहते हैं क्योंकि उसमें कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं होता। और एक्रूअल बेसिस पे हर वो बिजनेस एंटरप्राइज जिसका मोटिव होता है कि उसने प्रॉफिट कमाना है, हर वो एंटरप्राइज एक्रूअल बेसिस से बिजनेस की एंट्रीज को रिकॉर्ड करता है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास 7 मेन पॉइंट्स हैं जिससे हमें इन दोनों का डिफरेंस भी पता चल गया और दोनों का मीनिंग भी पता चल गया। तो कैश बेसिस में बेटा हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो कैश में होंगी। इनकम तब रिकॉर्ड होगी जब वो हमें मिल जाएगी कैश में, और खर्चा तब रिकॉर्ड होगा जब हम पे कर देंगे। तो ना तो कुछ अभी लेना बाकी होगा ना ही देना बाकी होगा। तो लेकिन जो ये मेथड है ये बहुत सिंपल होता है और ये प्रोफेशनल्स अडॉप्ट करते हैं। लेकिन ये जो मेथड है ना तो हमें कंपनी सेक्टर रिकॉग्नाइज करता है, ना ही ये हमें करेक्ट पोजीशन बताता है। लेकिन जो एक्रूअल बेसिस है उसमें हम सभी तरह की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, कैश पे हो या क्रेडिट पे हो, इनकम मिली हो या ना मिली हो, एक्सपेंसेस पे किए हो या ना पे किए हो, आउटस्टैंडिंग भी होते हैं, कुछ पैसा अभी देना बाकी भी होता है, कुछ लेना भी बाकी होता है। कंपनीज एक्ट जो हमारा है वो इसी मेथड के ऊपर डिपेंड करता है और इससे हमें करेक्ट पोजीशन पता चलती है। और बिजनेस एंटरप्राइज जो प्रॉफिट के मोटिव से बिजनेस सेटअप करते हैं उन्हें ये मेथड अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है जी। तो एक्रूअल बेसिस की अगर हम एक एग्जांपल लें बेटा, एग्जांपल रेंट है। रेंट हमारा मार्च 2018 का है, लेकिन हम उसे पे करेंगे अप्रैल 2018।
तो बताओ ये कौन से अकाउंटिंग ईयर में रिकॉर्ड होगा ये एंट्री? तो ये एंट्री हम अपने 31 मार्च 2018 वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसे रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि हम रेंट को जो ये खर्चा है, चाहे हमने पे किया है चाहे ना पे किया है, जो ये खर्चा है वो मार्च का है और वो 31 मार्च के पहले का है। तो इस एंट्री को हम इसी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसी ईयर में हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है जी। अगर ये कैश बेसिस होता तो हम इसे नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2018 के बाद जो नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2018 से स्टार्ट होगा और ख़त्म होगा 31 मार्च 2019 में, तो हम इस ईयर में कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते। अगर इस ईयर में करते तो वो कैश होता, लेकिन हम कर रहे हैं इस ईयर में, तो उसे हम कहते हैं एक्रूअल बेसिस। ठीक है जी। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हाइब्रिड बेसिस। हाइब्रिड बेसिस इज अ मिक्सचर ऑफ both cash basis plus accrual basis। accrual basis तो हाइब्रिड बेसिस में हम दोनों बेसिस को यूज़ करते हैं। ये जो मेथड है मोस्टली प्रोफेशनल्स अडॉप्ट कर लेते हैं। प्रोफेशनल्स हाइब्रिड मेथड भी अडॉप्ट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इस मेथड के अकॉर्डिंग हम जो हमारी रेवेन्यूज हैं एंड एसेट्स हैं, इनकम और एसेट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं कैश बेसिस पे, और जो हमारे पास एक्सपेंसेस हैं या कुछ खर्चे हैं या कोई हमारी लायबिलिटीज़ है, हमें कुछ पैसा किसी को देना बाकी है, वो हम करते हैं एक्रूअल बेसिस पे। ठीक है जी। फिर प्रोफेशनल्स इन बेसिस के ऊपर, दोनों मेथड के बेसिस के ऊपर क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाते ये लोग। फिर ये इसके मेथड के हेल्प से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं और इसकी हेल्प से ये अपने नेट इनकम को कैलकुलेट करते हैं। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग इनका कहने का मतलब होता है कि प्रोफेशनल्स जो कहते हैं कि हम अपने एसेट्स, जो हमारा पैसा है, जो हमें मिलना है या जो हमारा पैसा है, जो हमारा एसेट है, हम उसे तो कैश बेसिस पे ही करेंगे कि जब कैश आएगा हम तभी रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जो लायबिलिटीज़ हैं उन्हें अगर हमें किसी को अभी देना बाकी भी है, वो हम एक्रूअल बेसिस पे करेंगे ताकि हमें अपनी लायबिलिटी रेगुलरली पता चल सके। लेकिन बेटा इस मेथड को अडॉप्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जब हम अपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को अपनी बुक्स में दिखाते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब अभी कुछ पैसा देना बाकी है, कुछ खर्चे कर दिए लेकिन उसका अभी पैसा देना बाकी है। जब हम इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को अपनी टोटल टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड कर देते हैं, तो गवर्नमेंट हमें इस टैक्स के ऊपर कुछ डिडक्शन दे देती है कि आपको कुछ थोड़ी सी अमाउंट का, कुछ अमाउंट का आपको टैक्स पे करने में माफ़ी मिल जाएगी कि आपको उतने परसेंट का, उतनी अमाउंट का आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई वो क्या करते हैं कि एक्रूअल बेसिस पे अपनी सभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अपने सभी लायबिलिटीज़ को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो हाइब्रिड सिस्टम जो है वो कोर्ट्स, वो सभी जगह एक्सेप्टेबल है, सभी जगह अप्रूव्ड है, कोर्ट्स के अकॉर्डिंग लीगली एक्सेप्टेड। ये हमारे पास एक मेथड है, एक बेसिस है जिसके बेसिस के ऊपर हम अकाउंटिंग को करते हैं। तो वी आर हैविंग 3 main concepts, that is the cash basis, accrual basis and the hybrid basis. So done with this, students. So with this we have covered the 3 main concepts, 3 main basis
as well as we can write about the difference between the cash basis and accrual basis. तो यहाँ से हमें तीनों का डिफरेंस भी पता चल गया, बिल्कुल क्लियर कट आमने सामने मैंने डिफरेंस भी बता दिया, और आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो गया। तो इसमें सारे टॉपिक्स कवर हो गए, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, डिफरेंस, 3 मार्क्स 4 मार्क्स क्वेश्चंस। तो इससे आपका प्रॉपर थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर है। और ये चार्ट जो मैंने बनाया है अपनी नोटबुक में बच्चों प्रॉपरली बनाना है, और दिस चार्ट इज़ वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू ऑल इन योर एग्ज़ाम्स। तो अगर आपको कैश बेसिस पूछा है, आप इतना भी लिख देते हो कैश बेसिस में, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। एक्रूअल बेसिस है, इतना लिख रहे हो, सभी मेन कंटेंट लिख रहे हो, नंबर मिल जाएंगे। तो डिफरेंस भी प्रिपेयर एंड कंसेप्ट इज ऑल्सो क्लियर। So tomorrow we will start with our next chapter. See you tomorrow. Thank you.